फिल फॉर पाकिस्तान के चलाने वाले इस कराची को मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करें और इसको वफाक के अंडर में लें, जो कि पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे रीजन को चलाता है। वो किसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। 18वीं तरमीम में जो आपने पावर इन सूबों को दी है नाजायज, उसका ये नाजायज पावर इस्तेमाल करके हमें मार रहे हैं। इसी 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्लकुशी हो रही है, हमारी फलाह के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। इसको फिल फॉर इसको खत्म किया जाए। ये 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गए। आज एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी 18वीं तरमीम ख़राब है और कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। तो मेरा एक सवाल है कि क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे? वो जमातें बात करें जिन्होंने हाथ से, इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, मासूम लोगों की जानें ली गई भत्ते के चक्कर में। और जिस वक्त फिर इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को, आप बैठकर जो है वो हुकूमत सिंध पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये साहब खुद अपने आप को कराची का दावेदार सो कॉल्ड कहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर है। अभी तक आपने देखा कि आपका हेल्थ मिनिस्टर उस जाए वकूफ़ पे पहुंचा हो? आज आप बोलें कि कितनी लाशें उठाएंगे, और क्या आप तो लाशें गिराने। गुल प्लाजा में 80 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, 86 अभी भी लापता है। और ये अंदर होनाक जो वाक़या हुआ उसके बाद MQM के मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है उन्होंने बड़ी हार्ड हिटिंग प्रेस टॉक की। उन्होंने कराची को वफाक को देने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम जो है वो नाजायज़ तरमीम है, उससे नाजायज़ पैसा मिल रहा है सिंध को या दूसरे सूबों को। इसको भी उन्होंने ये एड्रेस इस तरह किया कि इसको भी हटा दिया जाए। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने और भी बड़ी बातें की हैं जो मैं आपको प्रेस टॉक में सुनवाऊंगा, और उसका जवाब भी आया पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से। मुस्तफ़ा भाई बहुत वार्म वेलकम, वफाकी वज़ीर सेहत भी हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक वाक़या होने से आपने कराची को इतना बड़ा मुतालबा कर दिया वफाक के हवाले कर दिया जाए, या कोई ग्रीवियंस आपकी इससे बढ़कर है? कराची में एक्चुअली हो क्या रहा है, पहले तो ये बताइए, इससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस पुट करूं। कामरान शाही साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। नहीं, ये एक वाक़या नहीं है, ये 18 सालों के वाक़यात का तसलसल है। और अब हमारी जो है ना बिल्कुल बर्दाश्त जवाब दे गई है, और हम अब जो है वो मज़ीद इस शहर में सानहात और हादसात जो है नहीं देख सकते। कुछ भी नहीं कर रही सूबाई हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की है। ना वो पानी देते हैं, ना वो कोटे पे नौकरी देते हैं, ना वो सीवरेज का निज़ाम ठीक करते हैं, ना वो गटर पे ढक्कन लगाते हैं। ये एक बार आप रोज़ टीवी पे देखते नहीं है कि कोई ना कोई कभी कोई ट्रक वाला कोई डंपर कुचल कर जा रहा है कराची वालों को, कभी कोई जो है वो गटर में गिरकर कोई माँ अपने तड़प रही है रोड पर कि उसका बच्चा गटर में गिर गया है, कभी कोई आग लग रही है। कोई एक वाक़या है, रोज़ के वाक़यात हैं सारे। तो ये 18 सालों की तबाही बर्बादी का तसलसल है, और ये जमहूरी दहशतगर्दी है, टोटल जमहूरी दहशतगर्दी है ये। जमहूरियत के नाम, इसलिए कि जमहूरियत के नाम पर सब कुछ हो रहा है। जमहूरियत के नाम पर आप कुछ कह नहीं सकते, आपको जो है वो आप किसी को अकाउंटेबल कर नहीं सकते। आप जो है वो इसी जमहूरी आइन की बात करें तो कहते हैं भाई हम क्या गलत बात कर रहे हैं। हम ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हैं, ये जो पीपल्स पार्टी के बानी हैं, उनका ही बनाया हुआ तो ये आइन है कि जिसमें आर्टिकल 148 और 149 लिखा हुआ है बड़े वाज़ेह तौर पर कि अगर सूबा अपनी जिम्मेदारियां लोगों को की जान और माल की हिफाजत करने में नाकाम रहे तो वफाक को इंटरवीन करने की इजाज़त है। तो हम तो बिल्कुल आईनी बात कर रहे हैं। हम आज भी कोई लड़ाई की बात नहीं कर रहे, कोई दुश्मनी की बात नहीं कर रहे। 18 साल अनइंटरप्टेड पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्हीं का मेयर है, उन्हीं का वजीर आला है। आप शहर में जरा आके तो देखें कि शहर का अशर क्या है। और ये पाकिस्तान को पालने वाला शहर है, इसका पोटेंशियल पूरे पाकिस्तान को खड़ा कर सकता है। आप इसको ब्लीड करा रहे हैं। अगर हमारे सिर्फ मरने से, कराची वालों के मरने से पाकिस्तान को बहुत जो है वो आबो हवा मिल रही होती, कोई ऑक्सीजन मिल रही होती, पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ रहा होता। हम सब एक यकमुश्त मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें मारकर पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचा रहे। और हमारी जो सो कॉल्ड जमहूरी हमारा निज़ाम है, वहां पर चूंकि जमहूरी निज़ाम को चलाना है, वफाक में पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है, और उस ज़रूरत को उस ज़रूरत के लिए हम कुर्बानी का बकरा बने हुए। लेकिन मुस्तफा भाई बात यह कि एक तो उन्होंने कहा कि कराची में तो आप भी पूरे हिस्सेदार भी रहे और पूरा यहाँ का स्टेक होल्डर भी रहे हैं।
ना सिर्फ ये कि जब आप मेयर थे तब भी, जिस वक्त आप मेयर नहीं भी रहे, उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के साथ आपकी हुकूमत अलायंस में रही। और अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जनाब आपके दौर के अंदर तो इससे बदतरीन हालात थे, कम से कम अब भत्ता नहीं होता, वो कह रहे हैं अब 12 मई नहीं होता जो MQM ने किया, बल्दिया का हादसा नहीं होता, फैक्ट्री में आग नहीं लगती। तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्रिटिसिज्म? कि देखा जाए तो वो हालांकि ये कोई जवाब नहीं है कि अगर आज ये बात की जाए कि जी कराची बदहाली का शिकार है, कराची में आजिज़दगी के वाक़यात जो हो रहे हैं, जो रिपोर्ट आई, ऑडिट रिपोर्ट मैंने कल पढ़ के सुनाई 2023 की, कि वज़ीर सिंध उसको ही देख लेते तो कराची की 60% इमारतों के अंदर तो एग्जिट सिस्टम ही नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, जो फायर फाइटरों के पास लिबास नहीं है, पानी के ज़रिए जैसे कि पुरानी सदी का वाक़या चल रहा है उस तरह तो वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब क्यों ये बात कह रहे हैं, MQM ये बात क्यों कह रही है? MQM तो खुद हिस्सेदार रही है इन तमाम जराइम में, बल्कि इससे बढ़कर जब कराची में तूती बोलता था MQM का, तो गोली माफिया, दहशतगर्दी, भत्ता माफिया, कम से कम वो तो नहीं हो रहा, वो ये कह रहे हैं। PIA का जहाज़ भी MQM ने अगवा किया था और रिफाइनरी पे बम धमाके कराची पोर्ट पर MQM ने कराए थे, और जो है वो अल जुल्फ़कार भी MQM की ही तंजीम थी। और उसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो साहब को MQM ने ही जो है वो शहीद किया, मर्डर किया उनका। फिर 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई पिंडी में। उसके बाद पूरा सिंध जो है वो MQM ने जलाया, मुहाजिरों की दुकानों को, मुहाजिरों की गाड़ियों को, मुहाजिरों के यहाँ से लेकर कराची से लेकर लाड़काना तक, बैंकों को, फैक्ट्रियों को, सब MQM ने सारी आगें लगाईं। 27 दिसंबर 2007 को ये भी MQM ने किया। उसके बाद ये कोटा सिस्टम भी MQM ने ही लगाया है। और उसके बाद जो है वो ये पाकिस्तान के तमाम एसेट्स को, पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज भी MQM ने किया। पाकिस्तान के सारे तालीमी इदारों को, चलते हुए इदारों को भी नेशनलाइज MQM ने किया। ये सब कुछ MQM ने किया। मैं कहता हूँ कि हम तो बहुत बड़े गुनाहगार, कसूरवार हैं। आप सरकार हैं, आप हुकूमत में हैं, आप हमें फांसी क्यों नहीं लटकाते? आप हमें सज़ा क्यों नहीं देते? आप हमें जो आप इस तरह के सानियात का इंतज़ार करते हैं हम पर ये बात करने के लिए कि आपके ऊपर, आपकी कोताही के ऊपर आपकी हुक्मरानी है 18 सालों से। आपको कोई बताए कि भाई आराम से बताए कि यार आपके पास हुक्मरानी है, आपके पास 22,000 अरब रुपए 17 सालों में आए, 18 सालों में, 18वीं तरमीम के बाद 22,000 अरब आए जी। इस साल NFC अवार्ड में 2,400 अरब रुपए मिले हैं। तो जिस पार्टी का वजीर आला हो, उसी पार्टी का जो है वो मेयर हो, उसको जो है वो कोई कमी है पैसे की और चीजों की। फिर बिल्डिंग जो है वो गलत बनी हुई है। हमारे दौर में फर्ज करो बनी, एक तो हमारे दौर में बनी नहीं, गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन हमारे दौर में बनी तो 18 साल से आप हैं। आप इस हादसे का इंतजार कर रहे थे, क्यों नहीं तोड़ी बिल्डिंग आपने? क्यों नहीं FIR काटी आपने? क्यों नहीं बिल्डिंग कंट्रोल आपके? कामरान शाहिद साहब, बहुत माजरत के साथ इंसानियत को मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का रंग नहीं देना चाहता। हम तो कह रहे हैं भाई अल जुल्फ़कार भी हमारी थी। हम तो कह रहे हैं PIA का जहाज भी हमने अगवा किया था। हम तो कह रहे हैं कि जो है वो उसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो को भी हमने ही खुदा न खास्ता जो है शहीद किया था। मैं कह रहा हूं भाई आप दे देना सजा। आप इस इंसानियत का इंतजार करते हैं आप हमें कि जब बात करें आए ना, बैठ जाए मेरे सामने कि जो है बल्दिया फैक्ट्री फायर केस की जो है वो बात कर ले मेरे साथ बैठ के, और आ जाए लेके। जो बल्दिया फैक्ट्री के विक्टिम्स का वकील है फैसल सिद्दीकी, आप जरा उससे पूछो, उसने किताब लिखी है कि ये बल्दिया फैक्ट्री की आग मालिकों की गलती से लगी, जो आज लंदन में एक बैठा हुआ है और एक जो है वो कनाडा में बैठा हुआ है। लाए ना उसको लेकर, वो पहले गिरफ्तार था, इन्हीं के दौर में वो जो है वो बेल पे छूटकर जो है बाहर बैठा हुआ है। तो मैं इसको कोई ये मेरी अच्छा मुस्तफा भाई एक बात बताएं, हमारी नस्ल, मैं यहाँ पे कोई वो नहीं कर रहा, अपना इल्जामात का वो कर ही ना। इस वक्त तो कराची जल रहा है भाई, कराची में लोग जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं। यानी हैरान कुन बात है कि प्लाजा के अंदर आग 5 दिन में काबू नहीं पाया जा सका, 5वें दिन चल रहा है। पता कि अब तादाद 25 के बजाय 80 हो गई है, 80 के बाद अभी 36 86 अभी भी लापता है।
वहां पे एग्जिट सिस्टम कोई नहीं, वहां पे निकल कोई नहीं सकता। मैं तो हैरान हूं, ये प्लाजे जो बिल्डिंग्स बनी है मुस्तफा भाई, ये तो खाली पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाई, इसमें कुछ ताजरों का रोल भी तो है ना, इसमें कुछ ताजरों की जिम्मेदारी भी तो है, अवाम की जिम्मेदारी भी है। इंक्रोचमेंट्स बनाई हुई हैं, रस्ते बंद किए हुए, एक दुकान की जगह 20 दुकानें बनाई हुई हैं, प्लाजास में एग्जिट ही नहीं है। तो आप भी करता धरता रहे, वहां के पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, कुछ ताजरों का रोल भी बनता है, कोई अवाम का रोल भी बनता है, कुछ जिन्होंने बिल्डिंग्स की सालों सालों दिहाइयों से परमिशनें दी हैं, 15-15 स्टोरी बिल्डिंग्स की, उनमें तो आप सब आ जाएंगे ना फिर सर। नहीं आ जाएंगे ना, आप नहीं आ जाएंगे। तो अगर आवाम के ऊपर ही छोड़ना है तो ये फिर SBCS सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किस लिए बना रखी है? बंद कर दें उसको, आवाम से फिर बात कर लेते हैं। आप जब रिश्वतें लेकर, करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर अफसर लगाएंगे और उस अफसर को जो है वो महीना जो है वो पैदा करके देना होगा, तो वो फिर जो है वो इन बिल्डिंगों की परमिशन देगा। वो क्या कर रहा है? वो फिर हर 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 बिल्डिंग कंट्रोल के हर टाउन का जो है वो अफसर लगा हुआ है, भरा हुआ है आपने वहां पे सब लोगों को, अपनी पॉलिटिकल भर्तियां की हुई हैं। तो भाई आप जो है वो बिल्कुल गलत बात है कि आप लोगों, भाई लोग तो ऐसे ही होते हैं, लोगों ने अच्छा नहीं किया, लोगों को तोड़े ना जो ये बना रहा है आप लेकिन आप गलत परमिशन देके, पैसे देकर लोगों ने उससे रिश्वत ली होगी आपने, और जब जाकर परमिशन दी होगी आपने, और अब ये सारा सिलसिला निजाम है क्योंकि आप रिश्वत लेकर लोगों को लगाते हैं। आप किसको नहीं पता पाकिस्तान में कि सिंध में क्या हो रहा है? तो ये बातें ना करें, ये बिल्कुल गलत बात है। और हम जो है वो बोले भी, हाँ, और हम बोले ना, मतलब आप कह रहे हैं कि लोग मर जाएं, हम खामोशी से मुंह में लॉलीपॉप लेकर बैठे रहें। हम ये भी ना बताएंगे भाई साहब आपकी 18 सालों से आपकी हुक्मरानी है। अच्छा भाई, आपको मुस्तफा कमाल की खराबियों का आज क्यों ख्याल आ गया? आपके पास 18 सालों से है, निकाले मुस्तफा कमाल का कोई केस। आज मेरे जमाने में ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आपके उस जमाने का चीफ जस्टिस पूरी अदालत लगाकर, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदालत लगा के सबको कहता था कि काम देखना है तो जाके मुस्तफा कमाल के काम देखो। आप क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कि उस आज भी लोग उस काम को, यार मेरे जमाने का बनाया हुआ शहर तो है जो आज तक चल रहा है, आपने किया क्या इसके ऊपर? आप उसको मेंटेन ही नहीं कर सके भाई, आप उसको मेंटेन नहीं कर सके। और आज इस तमाम सानहात पे हम बात करते हैं तो आप मुझे कहते हैं कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री। अरे भाई बल्दिया टाउन फैक्ट्री नहीं, हमने PIA का जहाज भी हमने अगवा किया था, अब्दुल्फकार तंजीम भी हमने बनाई थी, और जो है वो पोर्ट पे धमाके भी जो हमने किए थे, और मुर्तजा भुट्टो को भी हमने ही मारा था। एक बात, मुर्तजा वहाब एक मेयर है वहां पे, अब बल्दियाती सिस्टम तो वहां पे जैसा तैसा चल रहा है, तो वो किस तरह डिफरेंट है? जो आप भी मेयर थे, वसीम अख्तर साहब भी मेयर थे, अब मुर्तजा वहाब साहब भी मेयर है, तो वो कह रहे कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं, अब आग लग गई तो उसको हम किस तरह करें? हमने तो पूरी कोशिश की, लवा है कि इनको 1-1 करोड़ रुपया भी हुकूमत कह रही है हम दे रहे हैं, और वो क्या करें? वो कह रहे हैं इसकी बुनियाद पर 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा जा सकता, जो मुतालबा MQM कर रही है, या वफाक अगर सोच रहा है ऐसा। मेरे पास मैं इस आर्ग्यूमेंट में जाने नहीं चाहता। ये मुल्क मेरे अकेले का नहीं है। आप अगर समझते हैं सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, फबिया रहने दें, यही चलने दें सारा निज़ाम। मैं भी देखना चाहता हूँ, मेरे बाप का क्या जाता है? आप जो है वो, अगर आप समझते हैं मुल्क इसी तरह चल रहा है और चल जाएगा और चलेगा, फबिया चलने दें। मैं जो है वो मेरा काम है, जब तक सांसें हैं मैं आपको सामने सही बात करूँगा और करता रहूँगा। और मैं इस निज़ाम में जहाँ पर ये इख्तियारात और वसाइल आप वज़ीर आला हाउस में आकर 18वीं तरमीम के बाद पार्क हो गए, वो ट्रिकल डाउन नहीं हो रहे। इस निज़ाम में मुल्क नहीं चल रहा, इस निज़ाम में मुल्क में इख्तियारात और वसाइल से वज़ीर आला पे पार्क हो गए, ट्रिकल डाउन नहीं हो रहे। इसीलिए पंजाब की पूरी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा करारदाद पास करके कि आइन में तरमीम की जाए और आइन में इख्तियारात और वसाइल डाले जाएँ। हमारी जो आइनी तरमीम है वो भी इसका हिस्सा है। 26वीं में नहीं मंजूर हुई, 27वीं में नहीं मंजूर हुई, सारी पार्टी एग्रीड हैं। पीपल्स पार्टी के अलावा वज़ीर आज़म एग्री है, कैबिनेट एग्री है। सिर्फ पीपल्स पार्टी जो है वो इस वाली बात पे कि उनके पास आज ये नंबर हैं, उनके बगैर कोई वज़ीर आज़म किस बात पे एग्री है, थोड़ा बताइए। और काबीना 18वीं तरमीम को छेड़ने के मामले पे, और किस हद तक छेड़ने के मामले, वो तो बेतहाशा क्लॉज है। मैं आईनी तरमीम MQM की मैं आपको आईनी तरमीम की बात कर रहा हूँ शाहिद साहब। मैं आपको
एमक्यूएम की आईनी तरमीम यह है कि ये जो आप एनएफसी अवार्ड में पैसे लेते हैं, इसका पीएफसी अवार्ड आप वहीं से दें, वफाक से। ये जो आपने ये जो लोकल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये एक दफ़ा आइन में लिख दें, और आप जो है वो ये जो आपने डिविजिबल पूल में पैसे हैं, ये उस पैसे को वहीं से बाहर, क्योंकि आप हमारे नाम पे जो सूबे के वजीर आला को दे रहे हैं वो आगे नहीं दे रहा। तो ये है हमारी आईनी तरमीम, और उसकी पूरी डिटेल में सारी चीजें, जिसको वफाक के पंजाब मुस्तफा कमाल साहब आपकी लाइट ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हम ऑब्वियसली लाइट चलेगी, पाकिस्तान में लोड शेडिंग तो एक बड़ा सीवियर मसला है। बहुत से सवालात मैंने मुस्तफा कमाल साहब से कर रहे हैं, और मैं सुनवाना चाहता हूं कि आज उन्होंने जो एक बात कही है वो बड़ी अलार्मिंग बात है। उन्होंने इमरान खान साहब से लेकर शहबाज शरीफ साहब तक सबको रगड़ दिया, और इसके ऊपर मैं चाहूँगा वो अपना कमेंट ज़रूर दें। अगर तो लाइट जब तक ठीक होगी तो ठीक है, अदरवाइज ब्रेक के बाद रुक लूँगा। ज़रा सुनवाएं आज मुस्तफा साहब ने जो बताया कि किस तरह पीपल्स सूबा सिंध जो है, बकौल मुस्तफा कमाल साहब के, इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ साहब तक, इमरान खान साहब से लेकर शहबाज साहब तक कुर्बानी का बकरा बना हुआ है। क्यों वो सोचते हैं ऐसा? ज़रा सुनवाएं। वफाक को, मैं रियासत के इदारों को आवाज़ लगा कर कहना चाहता हूँ, मैं वज़ीर आज़म साहब को आवाज़ लगा के कहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि वज़ीर आज़म साहब चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें शहर के लिए, सूबे के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाती है और हम मजबूर हैं। तो मैं रियासत और उनके चलाने वालों को ये पूछना चाहता हूँ, इस हुकूमत को चलाने के लिए और कितनी कुर्बानी दे ये शहर? पीपल्स पार्टी को खुली आज़ादी दे दी गई, जो चाहो करो, सिर्फ PMLN से नहीं मिलना। उसके तावान हमने भुगता है। कराची उन्होंने गदर मचा दी 4 सालों तक। इमरान खान के दौर में कोई पूछने वाला नहीं था, जो चाहे करें। फिर गजब खुदा का, इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद के लिए फिर पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ गई। कुर्बानी का बकरा हम बने कि जो चाहे शहर में करें, कोई नहीं पूछेगा। फिर इमरान खान को गिराने के लिए फिर कुर्बानी का बकरा हम बने, जो चाहे पीपल्स पार्टी करे, कोई उनसे नहीं पूछेगा। अब गजब खुदा का, इस हुकूमत को चलाने के लिए पीपल्स पार्टी की जरूरत है। कुर्बानी का बकरा हम बन रहे हैं, मर हम रहे हैं। कराची ब्लीड कर रहा है, पूरा पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है। हम इस अरेंजमेंट की कॉस्ट और कितनी पे करें, मुझे बताएं। ये जो अरेंजमेंट है कि पीपल्स पार्टी के बगैर निज़ाम जो है वो धर्म बरम हो जाएगा, उसकी इसलिए उनको खुली छूट है, जो चाहें वो करें, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। वरना वो नाराज हो जाएंगे, तो हुकूमत गिर जाएगी, निज़ाम धर्म बरम हो जाएगा। तो हम मरते रहें खामोशी से? तो हमें कोई एक टाइम फ्रेम बता दिया जाए। इतने लोग अभी आपके मरेंगे, इस शहर में भी ये तबाही बर्बादी होगी, हमें भी सब्र आ जाए। और सोने पे सुहागा हुकूमत में भी हैं। मुस्तफा साहब को दिखाएं। मुस्तफा भाई, मैं जहाँ तो ब्रेक में रहा हूँ, आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ। आपने कहने का मतलब आपका ये है कि आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एक ब्लैकमेलिंग पार्टी है, वो इमरान खान के दौर से लेकर आज तक ब्लैकमेल करती आ रही है, रियासत को भी, पूरे सिस्टम को भी। और इमरान खान को तो उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली कहा जाता था। तो आज आपने इमरान खान का और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया कि जी जिस तरह इमरान खान का गवर्नमेंट चलाने के लिए पीपल्स पार्टी की ज़रूरत थी, इमरान खान को उसको नाराज़ नहीं कर सकते थे, और ये नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे, एमक्यूएम इस तरह आ गई, उस तरह आ गई। आज निज़ाम चलाने के लिए जो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है, पीपल्स पार्टी को अपीस किया जा रहा है और उसकी सज़ा भुगत रहा है। तो आप शहबाज साहब को फिर आज क्या कहेंगे? ये तमाम सवाल, और आपने तो पूरे निज़ाम पे सवाल खड़ा कर दिया कि ये निज़ाम जो है ये जिम्मेदार है कराची की तबाही का, वो निज़ाम जिसमें शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर है और पीपल्स पार्टी के वोट की वजह से बने हुए। अगर पीपल्स पार्टी को नाखुश कर दें तो वो निज़ाम गिर जाएगा, शहबाज शरीफ गिर जाएंगे, चाहे भले कराची जाए भाड़ में, कराची के लोग मरते रहें जिस तरह आप बता रहे हैं। इन चीज़ों को ज़रा एक्सप्लेनेशन चाहिए आपसे। एक वक्फे के बाद मुस्तफा कमाल साहब इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। ब्रेक पे जाते हुए मैंने मुस्तफा कमाल साहब की आज की प्रेस टॉक की कुछ चीज़ा बातें बताई थी, सुनवाई थी बल्कि। मुस्तफा भाई, आप ज़रा वन बाय वन सवाल कर लेते हैं। आप तो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो बड़े बेबस है, चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस प्राइम मिनिस्टर को चलाने के लिए पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है, वैसे ही जैसे इमरान खान को चलाने के लिए ज़रूरत थी। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली? देखिए, मैंने बड़ी सिंपल और सादा बात की, और ये पहली दफ़ा नहीं, ये मैं बोलता रहा हूँ, बता रहा हूँ, और आपके सामने दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और डेफिनेटली हुकूमत वक्त के पास जो है वो नंबर चूँकि पूरे नहीं हैं पाकिस्तान की, बल्कि आप हमारी कह लें, बदकिस्मती कह लें कि जब इमरान खान साहब जो है वो जब 2018 में इलेक्शन हुए तो उनके पास नंबर कम थे। उस वक्त जो है वो डेफिनेटली अरेंजमेंट की गई कि भाई पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में ना मिलें,
पीपल्स पार्टी को खुली छूट मिली यहाँ पर डेफिनेटली, और पीपल्स पार्टी उसके बाद जो है वो यहाँ से ये गाली बकते थे, वहाँ से इमरान खान गाली बकते थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का बिगाड़ा कुछ नहीं। आप देखेंगे जैसे ही फिर PMLN और पीपल्स पार्टी मिल गई, तहरीक अदम एतमाद आ गई। तो ये बदकिस्मती है, हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में कोई नंबर्स ऐसे हुए हैं इस तरह के कि वफाक को सस्टेनेबल करने के लिए 2018 में पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ी, फिर जो है वो इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद PMLN और पीपल्स पार्टी मिलकर लेकर आई ना। अगर पीपल्स पार्टी नहीं शामिल होती तो इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद नहीं आ सकती थी, फिर पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ गई। और अब ये हुकूमत के पास नंबर डेफिनेटली, अगर कोई कानून साजी करनी है, कोई आईनी तरमीम करनी है, तो इस हुकूमत के पास और ये सारे इत्तेहादियों के पास मिलाकर इतने नंबर नहीं हैं। अब यहाँ भी पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ गई। अब इस चक्कर में उनको अब खुली छुट्टी है इस वाली बात की कि भाई वो चूंकि उनके पास एक बार्गेनिंग पावर है, वो कोई कानून साजी नहीं होने देंगे, इसलिए वो स्याह करें सफ़ेद करें, उनको फ़िलहाल 15 सालों से कोई पूछने वाला है नहीं। और उसका हम उसके मनाजिर देख रहे हैं कराची से लेकर कश्मीर तक। यही बात मैंने की है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो सबको पता है इस वाली बात का कि भाई नंबर्स उनके पास तो ऐसे हैं कि उनके बगैर भाई जो निज़ाम चला रहे हैं फिर, और जो निज़ाम के पीछे हैं, ऑब्वियसली वो बड़े पेट्रियाटिक और लॉयल हैं पाकिस्तान के साथ, इसमें तो हमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या उनके ज़हन में भी ये सोच आ रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस चीज़ को ब्लैकमेलिंग के तौर पर ले रही है, और ये जो आपने मुतालबा किया है कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, ये आपकी कोई डिस्कशन हुई है इंपॉर्टेंट लोगों के साथ, ये आपकी अपनी सोच है या आपको लगता है ये सोच वहाँ डेवलप हो रही है? मेरी जो है वो मैं इतनी मेरी किसी के दिमाग तक या किसी की जो सोच तक तो मेरी कोई रसाई नहीं है। आप इतना मुश्किल सवाल मुझसे कर रहे हैं, नहीं मेरी कोई रसाई नहीं है किसी की सोच तक। ये किसी ने मुझसे कोई डिस्कशन नहीं की। पाकिस्तान के आइन के कुछ शिकें कुछ लोगों से, वकला से, आइनी तरामीम, भाई हम जब सोचते हैं कि हल क्या है इस तमाम चीज़ों का, देखें भाई हम तो ना हथियार उठाने की बात कर रहे हैं, ना एहतजाज करने की बात कर रहे हैं, ना हम कोई लड़ाई की बात कर रहे हैं, ना कोई गैर आइनी बात कर रहे हैं, ना कोई गैर जमहूरी बात कर रहे हैं। हम तो बहुत सिविलाइज्ड मैनर में पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बनाए हुए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बनाए हुए आइन की किताबों भाई ये जो आप आर्टिकल्स का हवाला दे रहे हैं, ये तो सूबे की मर्जी के बगैर आप कोई शहर उसका दे नहीं सकते वफाक को। आर्टिकल 148 ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोविंस फेडरेशन, आर्टिकल 148 डायरेक्शन टू प्रोविंस। नहीं ऐसा नहीं है जी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अभी किसी आईनी माहिरीन से, अब इस प्रोग्राम में आप मुझे जवाब ना दें, आप किसी से मशवरा करें। मैंने ऐसे बात नहीं की है, मैंने आईनी माहिरीन से बात की है। मैं वैसे ही निकल कर मैंने बात नहीं की है। बिल्कुल अगर सूबा अपनी जिम्मेदारी नहीं कर रहा, वफाक को इख्तियार है इंटरवीन करने का। आप आर्टिकल 140A का 3 पढ़ें। अच्छा, मैं आपके सामने एक आर्टिकल की रखता हूं मुस्तफा भाई, आप इसमें जरा रहनुमाई करें हमारी। आर्टिकल 239 मुस्तफा भाई आपके सामने रख रहा हूं मैं, इसका क्लॉज 4 है। वो ये कह रहा है, अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वुड हैव द इफेक्ट ऑफ ऑल्टरिंग द लिमिट्स ऑफ अ प्रोविंस, यानी कि जो प्रोविंस की हैयत को चेंज कर दे, उसकी लिमिट को चेंज कर दे, शैल नॉट बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट अनलेस इट हैज बीन पास्ड बाय द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ दैट प्रोविंस बाय द वोट्स ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। तो ये आइन तो चीख के कह रहा है कि 2/3 सिंध असेंबली की मेजॉरिटी कहेगी तो कराची जाएगा। नहीं, ये तो आप सूबे बनाने की बात कर रहे हैं, ये तो आप सूबे बनाने की बात कर रहे हैं, ये तो आप सूबे बनाने वाला आर्टिकल पढ़ रहे हैं। डिमार्क करने की बात नहीं, डिमार्क करने की बात नहीं की जा रही। मैंने जो बात की है मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ। दुनिया भर में और पाकिस्तान के आइन में भी आपका एक आपका दारुल खिलाफा है, एंड कराची इज योर फाइनेंशियल दारुल खिलाफा। कराची आपका माशी दारुल खिलाफा है। ये इतना इंपॉर्टेंट शहर है जो कि पूरे पाकिस्तान को पालता है, 70% रेवेन्यू देता है। इस शहर को किसी ऑर्डिनरी किस्म की मिस मैनेज और बैड गवर्नेंस वाली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अहाते और उसके पास अफोर्ड नहीं किया जा सकता है कि उसको छोड़ा जाए। इस काम के लिए आर्टिकल 148 और 149 आप निकालें और उसको पढ़ें। आप आराम से पढ़ें उस आर्टिकल 148 149 को, तो आपको ये सारा कुछ जो मैं कह रहा हूं, आपको ये सारी बात उस आर्टिकल में, उस आइन में लिखी हुई नजर आ जाएगी। और आप कहेंगे तो मैं अपने कानूनी माहिरीन को आपके साथ लंबी बहस में नहीं जा रहा, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या आपने तो ये कर दिया मुतालबा, क्या वफाकी हुकूमत शहबाज साहब की
और पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे जो इस सिस्टम को पूरा चला रहे हैं और बड़ा बखूबी चला रहे हैं अपने हिसाब से, वो इस पे ऑन बोर्ड हैं या अभी आपने अपने पास से कर दिया, अभी तो पता चलना या आपके जहन में है कि वो ऑन बोर्ड है इस आइडिया पे? नहीं, मैं किसी के ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड के ऊपर तो अपनी प्लानिंग नहीं करूंगा ना भाई। ये हादसा हुआ है, ये कराची में गटर में लोग गिरकर मर रहे हैं, ये डंपर कुचले जा रहे हैं, ये हमें कोटा सिस्टम पे भी कोटा नहीं देते, तो मुझे बताएं क्या करें, क्या करें? पहाड़ों पे चढ़ जाएं, क्या करें भाई? कोई तो कर, कुछ तो बात करेंगे ना, आइन और कानून की बात करें या मरते चले भाई? बोल रहे हैं कि नहीं भाई अभी आपने मरना है, मरते चले जाएं, खामोश रहेंगे जी, मरेंगे जी, तो भाई क्या करें? अब ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बात नहीं हो रही ना, यहां पर रोजाना डेथ्स हो रही हैं, सानेहात हो रहे हैं, 18 साल कम होते हैं किसी को जज करने के लिए। तो आप खुद बता दें, आपको पता नहीं, शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं है वहां बैठकर कि यहाँ हमारे क्या हालात हैं। 90% पानी जो है, शेयर जो है मुस्तफा भाई, वोट पीपल्स पार्टी को पड़ता है सिलसिला। अब क्या करें अगर हालात बदतरीन भी है? अब जमहूरियत है, अब क्या किया? अब आप बताएं, उसका हल बताएं। अब तो कराची से भी सीटें निकाल ली उन्होंने। ये जमहूरी दहशतगर्दी, जब तो मैं कह रहा हूं उसको, ये जमहूरी दहशतगर्दी है। ये दुनिया में जो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम है वो इसीलिए रोशनास कराया गया कि अगर जो मेजॉरिटी में है वो 100% नहीं होता। सिंध में अगर मेजॉरिटी में वो हैं तो कराची में हम मेजॉरिटी में, हम माइनॉरिटी हैं उनकी। तो ये जो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम होता है कि जो सूबे में मेजॉरिटी में अगर है तो कहीं अगर कोई माइनॉरिटी में है तो उसको भी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन किसी निज़ाम के तहत मिल जाए, वो आप लेने नहीं देते। भाई हम तो वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे आपके मौजूदा सेंसेस में, तो ज़िंदगी भर हम आपके हाथों यरगमाल रहें, मरते रहें, और ये पाकिस्तान के फ़ायदे में फबे ज़बरदस्त बात है अगर ऐसा है तो। लेकिन मुस्तफा भाई, अभी आपको पता है नहरों का मसला हुआ था चोलिस्तान का, और पीपल्स पार्टी ने इतना प्रेशर डाला कि मुझे पता है कि ग्रीन इनिशिएटिव जो था ये बड़ी एक ताकतवर जगह से आया था और मैं तो उसको सपोर्ट करता हूं, उसको विड्रॉ करवा दिया उन्होंने। तो आप किस तरह सोच रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एक जीती जागती हकीकत के होते हुए, भले कराची से उसको वोट पड़े या ना पड़े, सिंध से उसको वोट पड़ता है, उनका प्रेसिडेंट मौजूद है, उनका सेनेट का चेयरमैन मौजूद है, उनकी एक प्रेजेंस मौजूद है, उनके होते हुए ना तो 18वीं तरमीम को कोई हाथ लगा सकता है बकौल उनके, और ये तो बहुत ही दूर की सोच है कि कराची को अलग सूबा बना दिया जाए। उनकी मौजूदगी में किस तरह करेंगे ये? हम जब बड़े हो रहे थे ना सियासत में जी, तो जब हम सिंध में एग्रीकल्चरल टैक्स की बात करते थे तो ऐसा लगता था कि जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं कि हमने कोई इनको बुरा लफ्ज़ कह दिया, इनको इतने गुस्से में आ जाते थे ज़री टैक्स पे। फिर गज़ब खुदा का आप देखें कि हालात की सितम ज़रीफ़ी, पाकिस्तान बैंक करप्सी पे पहुंच गया और आपको IMF में जाने की ज़रूरत पड़ गई, और IMF की पहली शर्त थी कि जो वो आप अपने सूबों में ज़री टैक्स पहले लागू करें फिर पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने ज़री टैक्स का ऐलान जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से नहीं करवाया, उन्होंने ज़री टैक्स का ऐलान जरदारी साहब से करवाया। और लगा टैक्स, जिस चीज़ को वो बुरा समझते थे और गाली समझते थे, वही ज़री टैक्स जो है वो हालात की मजबूरी में लगाए। हालात और वाक़यात दुनिया के एक जैसे नहीं रहते, जो है वो कांस्टेंट ताकत तो अल्लाह ताला की है। और ये जो ताकत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, पावर, कि ये चेंज करा लिया और वो चेंज करा लिया, सेकंड नहीं लगते सारी ताकत जाने में और किसी को ताकत मिलने में। ये अदल बदल के अल्लाह ताला का निज़ाम है, कभी किसके पास कभी किसके पास, सदा रब की रहने वाली ज़ाती है। तो ये छोड़ दें इन वाली बातों को। हमारा काम है आज अनल हक का नारा लगाकर अपनी बात करके ना माने बात, हम तारीख में बताना चाहते हैं कि टाइम पर हमने आगाह किया था, आईनी सॉल्यूशन दे रहे हैं, अपनी 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 दानिश में बहुत सोबर बन के, बहुत तहम्मुल से। कोई हम लड़ाई की बात नहीं कर रहे, कोई झगड़े की बात नहीं कर रहे, हम जो है वो को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। हम तो जो पहले वाली MQM थी और उनके जो लोग थे वो तो लगाते थे नरेंद्र मोदी को आवाज़, वो तो लगाते थे रॉ को आवाज़। हम तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, हम तो भाई अपनी ग्रीवेंसेस आपके सामने रख रहे हैं। गजब खुदा का, आपसे बोलो कि यार भाई आप गवर्नेंस ठीक करो, आप मुझे जो है वो बल्दिया टाउन बताते हो, बल्दिया फैक्ट्री बताते हो, आप मुझे जो कहते हो कि मैंने खराब किया, आप कहते हो, मैं तो कहते मैंने इसलिए कहा कि हमने तो PIA के जहाज भी हमने अगवा किया था, हमने जो है वो अल-जुल्फ़कार भी हमने ही बनाई थी, और मुर्तज़ा भुट्टो साहब को भी हमने ही जो है वो मरवाया था कराची के रोडों पे।
तो सजा देना, आप 18 सालों से हैं तो आप इसी दिनों के लिए इंतजार करते हैं। नहीं, ये बड़ी बचपने वाली बात है। लोगों के गजब और गुस्से को थोड़ा सा खुदा के वास्ते उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, और लोग तंग आ गए हैं। फिर आप जो है वो कोई अपने हाथ में कानून ले लेगा, आप इसी फौज को फिर बुलाएंगे कि आओ फला आदमी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया तो हथियार ले लिया, आओ इससे लड़ाई करो। हम ये जो हमारा निज़ाम है ये डिसइनफ्रेंचाइज लोगों की बनाने की फैक्ट्री बनी हुई है। ये पाकिस्तान की गली कूचों का जो गवर्नेंस का निज़ाम है ये लोगों को बददिल करने की फैक्ट्री बनी हुई है। बददिल पाकिस्तान से बददिल करने की ये गवर्नेंस वाली, इन्हीं बातों की वजह से लोग बददिल हो रहे हैं, और कल को फिर आप इन्हीं बददिल लोगों को अपनी फौज के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। ये पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इशू है भाई, ये पाकिस्तान के नेशनल इकोनॉमिक इशू है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है। और हम क्या कह रहे हैं, हम तो आपको एक तजवीज़ दे रहे हैं, एक बात कर रहे हैं, आप इसकी काउंटर तजवीज़ दें, या आप कहें कि आप बात ही क्यों कर रहे हैं, ये तो अजीब बात हो गई ना। तो भी पाकिस्तान तो भी ना करें बात। नहीं, मैं तो उसकी अमली इंप्लीकेशन देख रहा हूं। देखिए मैं एक बात बताऊं मुस्तफा भाई आपको, शहबाज साहब की गवर्नमेंट जो है ना वो पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी हुई तो है, वरना आप देखें ना जिनको इन्होंने चोर डाकू कहा, जरदारी साहब और उनकी पार्टी को, उनको उन्होंने प्रेसिडेंट भी बनाया, ताहयात तस्ला भी दिया। तो आप देखें ना कितनी मजबूर गवर्नमेंट है कि चेयरमैन सेनेट भी दे दिया उनको, गवर्नर पंजाबशिप भी दे दी उनको, सिंध में भी फ्री हैंड बकौल आपके दिया हुआ है। मसला ये है कि इमरान खान जो है उसको अंदर रखने के लिए शहबाज साहब को ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो इमरान भी बाहर नहीं आ सकता, ऑब्वियसली उसके उनके जराइम की फहरिस्त भी नेशनल लेवल में बहुत बड़ी है। शहबाज साहब की गवर्नमेंट भी चलेगी ताकि वो बाहर ना आए। तो ये सारा सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इतना आसान नहीं, मतलब मैं आपके मुतालबे को तो ये नहीं कह रहा कि आप मुतालबा क्यों कर रहे हैं, आप आज़ाद हैं, आप जो चाहे मुतालबा करें, अच्छी बात है। आपके मुतालबे की बुनियाद पर आपके साथ मैं आज डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अमली तौर पर इसके होने के चांस बड़े कम इसलिए हैं कि या तो इमरान खान का खदशा ना हो शहबाज साहब की हुकूमत को, तो वो खुलेआम फिरें, कोई मसला हो, उधर उसका खतरा है, इधर इनका खतरा है अपनी हुकूमत को बचाने का, तो फिर पीपल्स पार्टी को अपील तो करना पड़ेगा सर। वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इतना काम हो नहीं सकता। फिर आपकी इस एनालिसिस से मैं कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। फिर आप एक जुमला और कह दें कि मुस्तफ़ा भाई फिर आपके शहर के लोगों को जब तक ये क्वेश्चन रहती है, मजबूरी रहती है, मरना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हम मरते हैं जी खामोशी से, हम मरते हैं पाकिस्तान की खातिर। हम इसी तरह से खामोशी से गटर में गिरकर मरते हैं, आग से जलकर मरते हैं, हम टैंकर जो है वो डंपर के नीचे आकर मरते हैं। अगली बात ये भी कह दें, साथ कंक्लूड कर दें, तो जुमला आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम मरते हैं जी इस पाकिस्तान के जो आपने निज़ाम नक्शा खींचा है, बिल्कुल सही नक्शा खींचा है, ऐसी बात है। उसके लिए हम जो है वो हम कुर्बानी देते हैं जी, और कुर्बानी देते हैं, मरते हैं जी, हम मरते रहते हैं, नहीं बोलेंगे जी आपको कुछ भी। मुस्तफा भाई कराची में जो बिल्डिंग्स की सिचुएशन है आप तो बहुत बखूबी से वाकिफ़ होंगे, और ये असल मसला जैसे अब अगर दोबारा मैं इससे पहले ब्रेक लूँ, मैं गुल प्लाजा पे आ जाऊँ, यहाँ पे एक्चुअल मसला क्या हुआ? क्या बिल्डिंग का इशू था कि उसमें एग्जिट सही नहीं बने हुए थे, ज़रूर ज़्यादा जगह पे दुकानें बनी हुई थी, इंक्रोचमेंट थी, या फायर फाइटिंग का अमला जो था वो मतलब इस काबिल नहीं था, उसको वो एड्रेस नहीं कर सका? इस बिल्डिंग के मसले को लेकर ज़रा थोड़ा बताएंगे क्या हुआ क्या? देखिए आपको खुद रिपोर्ट्स आ गई हैं सारी कि भाई फायर ब्रिगेड जो है वो टाइम पर, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, पहुंच ही नहीं पाई। जब वो पहुंचकर उन्होंने जो है वो जब पहले जो उनके पास पानी था इस्तेमाल कर लिया, जब वो वापस पानी लेने गए, वापस आए तो आग इतनी देर में आए कि आग और तूल पकड़ चुकी थी। और कहते हैं कि कुछ 47 टेंडर में से, फायर टेंडर में से टोटल 18 या 22 फायर टेंडर काम कर रहे थे। तो आग लगती है, हादसात होते हैं। अगर जो है वो रोज़ाना हुकूमत अपने काम करती रहे तो ऐसे मौक़ों के लिए आपको तैयारी होती है। मेरे ज़माने में भी आग लगी थी, बोल्टन मार्केट का वाक़या है, एक साथ 22 आशूरे पे बॉम्बिंग हुई थी, उसके बाद 22 इमारतों को, एक साथ 22 बिल्डिंगों को, हाई राइज बिल्डिंगों को आग लगा दी गई थी। मैं 2 से 3 रातों तक जो है वो वहाँ से हिला नहीं हूँ, और हमने पूरा निज़ाम रखा था। 40 दिन के अंदर, अगले 40 दिनों के अंदर हमने उस 22 की 22 बिल्डिंग, हमने उस पर एक तो आग पे काबू पाया, और उसके बाद हमने उसको रीबिल्ड किया है 40 दिन के अंदर। ये मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं, मेरी इस क्लेम को कोई आप अपना कैमरामैन भेजें और जाके बोल्टन मार्केट की जो है वो दुकानों के ऊपर जाकर बात करके आए। हादसात होते हैं, लेकिन उस हादसात के ऊपर आप जब शहर चलाते हैं, सुबह चलाते हैं, तो आप, और मेरे पास तो मेरा वजीर आला नहीं था,
मेरी तो 18 सालों से हुकूमत नहीं थी। मैं तो एक जो है वो एक शहर का सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज किस्म का जो है वो मैं मेयर था। तो हमने इतनी अरेंजमेंट कर रखी थी, बाउजर्स थे, चीजें थी। मुस्तफा और भाई, मौजूदा मेरा मेयर सिर्फ के ये पास कहना पावर कि नहीं भाई, है, मौजूदा मेयर के पास आप जितनी पावर नहीं है। नहीं है, उसके पास ये पावर नहीं है, लेकिन उसके साथ पूरी सूबाई, जिसके पास पावर है वो पूरी सूबाई हुकूमत है, वो 18 सालों से है। कामरान शाहिद साहब, जनाब। वो उसको 22,000 अरब से जायद उस 18 सालों में मिले। इस साल डिविजिबल पूल में उसको 2,400 अरब रुपए मिले। 2,400 अरब रुपए 18 सालों में 22,000 अरब रुपए मिले। वो तो उसके साथ है ना, वो तो 18 सालों से। और मेयर साहब भी आज उसके इख्तियारात कम होंगे, लेकिन सूबाई हुकूमत तो उसके साथ है। सूबाई हुकूमत तो उसकी अपनी पार्टी की है, 18 सालों से है। तो कोई जवाब नहीं बनता, कोई जवाब नहीं बनता। और आपके नज़दीक पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि इतना बदनामी हो रही है कि कराची, और फंड्स भी इतना लेते हैं कि कराची जैसे कैपिटल सिटी के ऊपर वो नहीं फोकस कर पाते? मुझे लगता है कि वो हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करते। वो हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करते। मैं इसके अलावा मुझे कोई और बात समझ में नहीं आती। वो हमारे वजूद को नहीं तस्लीम करते। तो अब कोई कोई आईनी तरमीम ऐसी आ सकती है जिसमें, क्योंकि अब तो 2/3 मेजोरिटी हो गई है नून लीग के पास, आपको मिला के MQM को, तो ऐसी कोई आईनी तरमीम आ सकती है कि अगर आप 18वीं तरमीम छेड़ना चाहें या कुछ और छेड़ना चाहें तो यू विल डिसरिगार्ड पीपल्स पार्टी? अब तो आ गई है 2/3 मेजोरिटी। देखिए कामरान शाहिद साहब, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आज एक जिम्मेदारी पे हूँ। मैं अपनी दानिश में, अपनी समझ में पाकिस्तान को आगे लेकर चलने का बहुत होश हवास में उसके मसाइल को उजागर करके उसके वे फॉरवर्ड को तजवीज़ कर रहा हूँ। ये सिर्फ मेरे अकेले का काम नहीं है। अगर तो आप मुझसे, अगर पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान चलाने वाले ये कहें कि नहीं सब सही चल रहा है, तो डिबेट ख़त्म हो जाती है। और अगर कहें कि नहीं सही नहीं चल रहा है, और उसमें फिर ये बात आए कि भाई मुस्तफ़ा कमाल अच्छा सही नहीं चल रहा, तो उसका सही चलाना है। सही चलाने के लिए मुस्तफ़ा कमाल की बात ठीक है, या फिर आप अपनी कोई बात करें। अगर आप इस बात को एग्री करें कि हाँ सही नहीं चल रहा, और इस वाली बात को कोई डिसएग्री नहीं करता कि ये सही नहीं चल रहा, ये पाकिस्तान के शहरों का, ये सिंध का और इवन के जो है वो नीचे का निज़ाम सही नहीं चल रहा, सही नहीं चल रहा। तो जब आप ये कहते हैं कि सही नहीं चल रहा, तो फिर चलें आप मेरी बात ना माने, लेकिन आप मेरी फिर काउंटर प्रपोजल दें कि सही फिर कैसे करें। हम आपकी बात सुनेंगे। मेरी दानिश में पाकिस्तान को सही चलाने के लिए जब तक आप 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट आप आईनी तरमीम नहीं करेंगे, 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट को आइन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान क्या दुनिया, ये पिछले कई सदियों से ये साबित हो गया कि इस 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट के बगैर कोई भी गवर्नेंस डोर स्टेप तक आप लेके जा ही नहीं सकते। आप कितनी ही अच्छी वफाकी और सूबाई हुकूमत बना लें, पाकिस्तान के लोगों की दहलीज तक इख्तियारात और वसाइल जब तक आप नहीं देंगे, लोग पाकिस्तान कि उस फ्रूट से या उसकी गवर्नेंस से उस तक उसके फल नहीं पहुंचेंगे। लोग मुतमईन नहीं होंगे, लोगों को उसकी फील नहीं जाएगी, लोग फैसिलिटेट नहीं होंगे। इसके अलावा किसी और के पास कोई हल है, वो आकर प्रपोज करे और आके बताए। हम तो हर बात, इस बात को माने कि चल नहीं रहा, फिर उसके बाद डिबेट होती है। अगर आप कहते हैं नहीं सब सही चल रहा है, तो मैं कहता हूं जी ओके जी, बस फिर ठंड प्रोग्राम रखते हैं और आपकी नज़र से देखते हैं। जो लोग ये कहें कि भाई सही चल रहा है, उनकी नज़र से देखते हैं, और हम भी इंतज़ार करते हैं फिर तमाम चीज़ों का। फिर हम ये कहते हैं ये सब वाक़यात उसको ना दिखाया जाए टीवी पे, लोग जरें, लोग मरें, लोगों के बच्चे, माएँ जो चीखें रोडों पे खड़े होकर के उनका बच्चा गटर उनके सामने खुले हुए मेन होल में गिर गया, तड़प रही हैं, ये सब फिर ना दिखाएं। बोले भाई सब नॉर्मल रूटीन की बात है, सब अच्छा चल रहा है सारा, रावी चैन लिख रहा है, फिर ये वाला काम करें, फिर ना दिखाएं लोगों को। सब एक ब्रेक लूंगा जी मैं, और उसके बाद आपको ये भी दिखाऊंगा कि बेसिकली कराची में जो मिस हैंडलिंग हुई है, जब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जब आग लगती है तो उसको किस तरह वो डील करते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कराची से पूरी भरपूर हमदर्दी है मुझे, एक शहर जो पूरे मुल्क को की मईशत की बैकबोन है, और उसके साथ हम तो, मुझे तो 20 साल हो गए जर्नलिज्म में। मैंने जो रिपोर्ट किया यहाँ पे, पहले भत्ता रिपोर्ट करते थे, फिर बोरी बंद लाशें रिपोर्ट करते थे, फिर लसानी फसादात के, एक तरफ उर्दू स्पीकिंग एक तरफ पख्तून है, वो कटी पहाड़ी है, उसके ऊपर बजाय चरागाह हो, बजाय जश्न हो, बजाय वहाँ कोई प्रोग्रेस की बात हो, वो कटी पहाड़ी के एक तरफ हम रिपोर्ट कर रहे होते थे, गोलियाँ चल रही हैं कि जी वो उर्दू स्पीकिंग पख्तूनों को मार रहे हैं, पख्तून उर्दू स्पीकिंग को मार रहे हैं। हालात मतलब कि आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई लीडरशिप
इस शहर की, क्या MQM, क्या पीपल्स पार्टी, क्या ANP सिंसियर नहीं आई। और इसके नाम पे, कराची के नाम पे आप पूरे मुल्क में इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं। MQM ने करसे तक किया, पीपल्स पार्टी ने करसे तक किया, आज भी कर रहे हैं, MQM भी कर रही है, इवन तहरीक इंसाफ ने किया, लेकिन कोई कराची के लोगों के इश्यूज़ के साथ सिंसियर नहीं है। आपको यहाँ पे भत्ते की दास्तानें मिलेंगी, लियारी गैंग वॉर की दास्तानें मिलेंगी, जो पीपल्स अमन कमेटी की दास्तान मिलेगी कि जो है लियारी गैंग वॉर का हिस्सा, लेकिन वो अमन कमेटी के नाम पे एक पॉलिटिकल पार्टी को भी सपोर्ट कर रही है। आपको यहाँ पे MQM के मिलेंगे जो दहशतगर्दी जिस तरह की फैलाई गई 2017 तक, जो अहवाल था, उसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज बीच में आई और अच्छा हुआ कि ये गंद हटा यहाँ से, जो रॉ के कहने पे कराची को बनाया हुआ था। आज भी पीपल्स पार्टी को क्योंकि ज़रूरत नहीं है कराची की, क्योंकि उनको सीटें वहाँ से नहीं मिलती हैं, कराची के लोग जो हैं जिस तरह का उनका शऊर है, जो भी उनकी जो क्लास है, वो नहीं उनको वोट करते, उनको दही सिंध से मिलते हैं, तो वो कराची को उन्होंने उठा के बाहर फेंका, वो उनकी फोकस में ही नहीं है पीपल्स पार्टी के। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछली भी किसी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के फोकस में नहीं थी। अब ये जो वाक़या हुआ है आतिश ज़दगी का, इसमें इतनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अरबों रुपया लेता है कराची सिंध, और हम वैसे तो कहते हैं कि यार हमारे पास लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल भी होना चाहिए, लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी भी होनी चाहिए, हमारे पास लेटेस्ट मॉडल की फायर फाइटिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोगों का मामला है, वो हुक्मरानों का मामला नहीं है। अब हमने चाइना से क्या क्या कुछ नहीं लिया, असला ले लिया, जहाज़ ले लिए, फायर वॉल ले ली, लेकिन हुकूमत सिंध को ये तौफीक नहीं हुई। विजुअल्स दिखाएं जी किस तरह आग जो है उसको बुझाया जाता है। चाइना के अंदर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये बड़ी आम टेक्नोलॉजी है, कोई इतनी महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है ये। आप देखें कि मेड ऑफ कार्बन फाइबर एंड पैकिंग, ये किस तरह इन्होंने बड़ी से बड़ी, इससे बड़ी बिल्डिंग तो शायद होंगी नहीं, 200 मीटर प्लस की जो दिखा रही है रेंज दिखा रही है, इससे बड़ी तो बिल्डिंग्स कराची में होंगी नहीं। किस तरह पानी को बुझाया जा रहा है ड्रोन्स के ज़रिए। ये फायर ब्रिगेड के आप देख रहे हैं, अब ड्रोन्स के ज़रिए ऊपर जा रहे हैं। पाकिस्तान में ड्रोन्स के ज़रिए खाना तो आता है, लेकिन पाकिस्तान में ड्रोन्स के ज़रिए किसी के अकल में ये बात नहीं है कि हम इसको आवाम के लिए, लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइना से सब कुछ हमने लिया, लेकिन हमने फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट नहीं लिया। आप ये देख रहे हैं कि ये भी हमारी तरह इंसान है, इन्होंने हमारी तरह तरक्की की है। कोई पुरसाने हाल नहीं उस शहर का, इस तरह का एक भी ड्रोन आपको पूरे पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। ये बिल्कुल एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी बन चुकी है चाइना जैसे मुल्कों में और दुनिया जहान में। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग की आग वो किस तरह बुझा रहे हैं, लेकिन ना यहाँ पे कोई अकल है, ना कोई शऊर है, ना कोई प्रायोरिटी है और ना कोई इंटरेस्ट है। क्योंकि ऑब्वियसली कराची जो है वो वोट नहीं देता हुक्मरान जमात को, 18 साल से वोट नहीं दे रहा, तो अब वो लोग पिछे, ये इससे ज़्यादा जालिमाना गवर्नेंस का स्टाइल को हो नहीं सकता। 2023 में फायर सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट आई, जो मैं आपको कल में पढ़ के सुनाई। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है वज़ीर आला सिंध की, कि उनको पता है कि 2023 के ऑडिट में इमारतों को जब मुआयने किए गए उनको गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। उनमें ये इंकशाफ किया गया कि 70% इमारतें जो है उनमें फायर फाइटिंग का सामान ही मौजूद नहीं है। ये भी कहा गया कि 62% इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट्स ही नहीं है। 70% इमारतों में इंतहाई गैर मियारी किस्म की इलेक्ट्रिक वायरिंग है, जो कि वैसे ही वो शॉर्ट हो जाती है तो उसके बाद आग कहीं पे भी लग सकती है। 266 रिहायशी और कमर्शियल बड़ी इमारतों में से सिर्फ 6 इमारतों के अंदर आग बुझाने के आलात मौजूद हैं। 90% इमारतों में कराची के अंदर, अकॉर्डिंग टू द 2023 फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट, फायर अलार्म और स्मोकिंग डिटेक्टर्स ही मौजूद नहीं है। अब आप कान को इधर से पकड़ लें या कान को उधर से पकड़ लें, सिचुएशन ये है कि इस मुल्क के अंदर कराची के शहर के साथ हुकूमत की कोई सिंसेरिटी पिछले 19 साल में देखने में नहीं आई। हम अगर अभी इससे आगे अगर चले जाएं, मैं बस टाइम नहीं है वरना मैं आपको बताता कि एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी से लेकर अवेलेबिलिटी टू टॉयलेट्स तक जो स्कूल और एजुकेशन का हाल है, उसमें भी सिंध सबसे पीछे है। पैसे बिलियंस आप ले रहे हैं और कह रहे हैं LFC को ना छेड़े, 18वीं तरमीम को हाथ ना लगाएं। भाई जब छेड़ना होगा ना तो बिलावल साहब जितना भी चीख चंगाड़ लें, जरदारी साहब जितना प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ले आए, ये 18वीं तरमीम भी जाएगी, ये NFC अवार्ड भी रिस्केड्यूल होगा और उसके बाद हो सकता है कराची भी जो है आपके हाथ से निकल के पाकिस्तान के वफाक का हिस्सा बन जाए। मुझे नेक्स्ट वीक तक दीजिए इजाज़त।